ओके, आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल? ठीक है, तो आई थिंक क्लियर सब कुछ, कैपेसिटी सारी क्लियर हो गई। टोटल 5 कैपेसिटी देखो, स्टार्टिंग का याद करना इजी, अभी रट्टा भी करवाता हूँ, रट्टा टेक्निक भी बता सकता हूँ मैं आपको चाहिए तो। पहला क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नाम इसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। सबके अंदर नॉर्मली हम टीवी तो जोड़ते ही है, देखो टीवी इसमें से सब में अंदर है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टीवी प्लस इंस्पायरेटरी है ना, तो IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, टीवी प्लस ERV, ERV। तो पहले दो तो एकदम आसान है, टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस ERV। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नाम ही उसका है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब कि रेजिडुअल तो नॉर्मली है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो है कि जो हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने के बाद जो पीछे रह जाता है, वो वॉल्यूम जो हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। पर यहाँ वर्ड यूज किया फंक्शनल, मतलब अभी हम फंक्शन कर रहे हैं ना, अभी हम फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मली, जब नॉर्मली फंक्शन कर रहे तो जब नॉर्मली हम फंक्शन कर रहे सॉरी, तो हमारे अंदर कितनी एयर अंदर रहती होगी, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो पीछे, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो कौन सी एयर अंदर रहने वाली है, RV प्लस ERV, RV प्लस ERV, इसीलिए वर्ड यूज किया है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल। अब हम अभी हम फिलहाल फंक्शन कर रहे हैं, इंसान फंक्शन कर रहा है, तो वो फंक्शनल कर रहा है, तब रेजिडुअल कैपेसिटी या तब रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, तो तब दो है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं आ सकती, दूसरी ERV भी वो बाहर नहीं निकाल रहा है, क्योंकि अगर वो ज्यादा ताकत लगाएगा तब ERV बाहर आएगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में दो आ जाते हैं, दैट इज ERV प्लस RV, यहाँ पे टीवी नहीं आता, ठीक है। ओके, वाइटल कैपेसिटी एकदम आसान है, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी एकदम इजी है। देखो वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ उसमें 3 वॉल्यूम्स है, ERV IRV टीवी। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों है, ERV IRV टीवी और RV। ये मैंने आपको ट्रिक तो नहीं बताया, रट्टा करने का बता दिया, इस तरह से आप रट्टा भी कर सकते हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ERV, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है, ERV भी अंदर रहता है ना। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी 3 वॉल्यूम्स, टोटल लंग कैपेसिटी 4 वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में कौन नहीं आता फिर, RV, RV, ERV IRV टीवी, और फंक्शनल टोटल लंग कैपेसिटी में 4। अब बताओ कोई डाउट? जिसको जो भी पसंद है आप वैसे कर सकते हो, समझ के पढ़ोगे तो अच्छी बात है, अगर घुमा के कोई क्वेश्चन आया तो आप आंसर कर पाओगे, रट्टा करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मोस्टली जिस तरह की एग्जाम्स अभी आ रही है, जिस तरह से नीट वाले पेपर बना रहे, तो घुमा फिरा के तो कुछ आ नहीं रहा है अब तक, तो स्ट्रेट ही आ रहा है डायरेक्ट, तो इजी होगा, है ना। ओके, ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो नीट के पेपर के अंदर आया था मैं आपके सामने लाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, आप आंसर करोगे, जस्ट अ मिनट, आई होप मेरे पास हो पहले तो। ये आई थिंक 6 सॉरी डाउनलोड नहीं हो रहा फिलहाल, वो इश्यूज हो रहे हैं, तो आप एक काम करना मेरा, आप आप पेपर देखना, नीट का पेपर देखो, ये काम है तो करना, ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन के लिए कौन नीट का पेपर देखेगा, बट इतना कर लेना, नीट का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप, बहुत सारे सोर्सेज है कहीं से भी, तो क्वेश्चन निकालना, उसको देखना, उसका आंसर बता देना, बस ये आपका काम है आगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रॉम माई साइड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर डन, ठीक है, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे पूरा कंसेप्ट, ये चैप्टर बेसिकली एक्चुअली रट्टा बायोलॉजी टाइप नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप देख वॉल्यूम और कैसे कंसेप्चुअल थे, तो आगे भी कंसेप्चुअल ही है, और यहाँ पे क्या यूज होता है पता है आपको,
यहाँ पर लॉ यूज होता है, वही प्रेशर कैसे फ्लो, कैसे कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, वही बेसिक है, पूरे चैप्टर में वही घुमा फिरा के आने वाला है, क्योंकि एयर है ना, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन यही सब है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चलने वाली है कि नॉर्मली प्रेशर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्रेशर हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से लेवल पर होते हैं, पहले बताओ, कोई बता सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से लेवल पर होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनीवन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी है बोलो, ऐसा बैठो, एल्वियोलाई, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के उधर ही होता है एक्सचेंज, और कहाँ पे होता है? सही आंसर। पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो कुछ निकल के नहीं आने वाला, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और कौन से लेवल पर होता है? ठीक है, ओके, कैपिलरीज, वही कैपिलरीज वही हो गया, एल्वियोलाई के उधर कैपिलरीज, एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है। दूसरा होता है टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर देखो, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से कहानी के फॉर्म में समझा रहा हूँ। देखो पूरा एक्चुअली इसका फेट क्या है, जो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, जो इंस्पायरेशन कर रहा है उसके साथ एयर अंदर जा रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, उसका फेट क्या है, कैसे वो पूरा, उसका पूरा रास्ता क्या है आगे तक, वो सुनो अभी अच्छे से, देखो कैसे होता है। जैसे इंस्पायरेशन क्या है, सबसे पहले वो किधर गया, वो जो आपको मैंने पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे बताया, उसके थ्रू आगे आगे ब्रोंकाई है ना, मैंने जो आपको पूरा समझाया, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, पूरा ऐसे ऐसे करते 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 वो फाइनली किधर पहुंचा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक पहुंचा। अब एल्वियोलाई मैंने आपको क्या बताया था, एल्वियोलाई के आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, क्यों होने भी चाहिए, एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल नहीं होंगे तो किधर होंगे फिर, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कुछ काम का है क्या, नहीं, वो किधर जाना चाहिए, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी का क्या है, व्हीकल, घूमता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर कौन घूमता रहता है, व्हीकल, तो ब्लड हमारे बॉडी का व्हीकल है। ऑक्सीजन ब्लड में भी काम का है नहीं, ऑक्सीजन कहाँ तक जाना चाहिए, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज तक, पर वहां तक पहुंचाएगा कौन, व्हीकल, व्हीकल कौन है, ब्लड, पर ब्लड को भी तो कहीं से मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, एल्वियोलाई से, तो एल्वियोलाई के आजू बाजू क्या होना चाहिए फिर, ब्लड वेसल्स बहुत सारे, ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके। इसीलिए एल्वियोलाइज जो होते हैं ना लंग के आजू बाजू, सॉरी लंग के अंदर जो भी एल्वियोलाइज होती है उसके आजू बाजू बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, है ना, पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है हाईली वैस्कुलर, हमारा लंग कैसा है, हाईली वैस्कुलर, वैस्कुलर मींस बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है वहां पर, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई। जब इंसान वोम में होता है, मैं थोड़ा कुछ कुछ थोड़ा सा मैं टॉपिक के हट के बाहर निकल के हमेशा बात करता ही हूँ, तो थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ एक्चुअली, जब इंसान वोम में होता है, मदर के यूट्रस के अंदर होता है, तब उसका लंग कुछ काम नहीं करता, जरूरत ही नहीं है। देखो हमारे लंग का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन लेना और वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंचाना, ताकि हमारे टिश्यूज जिंदा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे टिश्यूज को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, एटीपी, या सेल्स को क्या चाहिए, एटीपी। एटीपी कैसे आता है, पता है किसी को एटीपी कैसे आता है? मैं आपको पूरा बेसिक फंडा बता रहा हूँ, जिंदा इंसान कैसे रह रहा है, कैसे उसकी बॉडी चल रही है, एटीपी कैसे आता है पता है क्या किसी को? कोई बात नहीं, स्कूल में सबने पढ़ा है ये वाला, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ प्लीज, यहाँ पर एक कुछ वो बहुत बोलना क्या है सर, ये तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक से वैसे बता रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा है ना, तो यही तो है फंडा, बस हमारी बॉडी का यही, इसी पे तो सब कुछ चलता है, हमारी बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी यहाँ से एटीपी मिल रहा है इस प्रोसेस से, ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है आपको, यही केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी कैरी आउट करती है ऑल थ्रू आउट, जब तक हम जिंदा है, जब तक हम जिंदा है ये बॉडी में होता ही रहता है। तो एटीपी जनरेट होने के लिए हमारी बॉडी को दो चीजें चाहिए, क्या दो चीजें वो बताओ मुझे,
क्या दिख रहा है आपको? कौन सी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को एटीपी जनरेट करने के लिए? कुछ रिएक्शन के सामने दिख रहा होगा, मुझे बताओ क्या कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमारी बॉडी को? एटीपी चाहिए तो। परफेक्ट। एक आंसर तो आया एटलीस्ट। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। रिप्लाई करोगे अच्छे से इंटरेस्टली पढ़ोगे तो। हाँ, सही आंसर बताया आपने। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब आप बताओ ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? खाना खाने से। इसीलिए हमें इंसान को खाना खाना ज़रूरी है। खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दूसरा कहाँ? ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? सांस लेने से। इसलिए सांस नहीं लेगा तो भी मरेगा। 2 ज़रूरत है हमारी बॉडी को एनर्जी फॉर्म करने के लिए। एक तो ग्लूकोज और ग्लूकोज कैसे पहुँचता है हमारे सेल तक विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले ही पढ़ाया मैंने आपको, है ना? जो भी हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन होता है, फाइनली एब्जॉर्ब होता है, तो वो सेल तक पहुँचता है, एब्जॉर्ब होके। सिमिलरली खाली ग्लूकोज पहुँचने से कुछ होने ही वाला नहीं है। खाली ग्लूकोज अभी खा भी लिया इंसान ने कितना भी, बट अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एटीपी जनरेट नहीं होगा और एटीपी जनरेट नहीं होगा, इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। उसको जो भी चीज़ें जो भी एक्टिविटी करनी है वो एटीपी की मदद से ही हो सकती है। तो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में हमारे सेल तक पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में हमारे सेल तक पहुँचता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब क्या होता है जो यूट्रस के अंदर बच्चा होता है, वोम में, अब उस आप बताओ, क्या उसको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? उसको बना-बनाया हुआ मिलता है एनर्जी। उसको बना-बनाया हुआ ग्लूकोज़ और ये सब एनर्जी सब कुछ उसको बना-बनाया हुआ मिलता है। कैसे? मदर से कनेक्टेड है वो। वो मदर से कनेक्टेड है। वो मदर से कनेक्टेड है तो उसको ग्लूकोज़ भी मिल रहा है, मदर जो भी खा रहे हैं और ऑक्सीजन भी जो ले रहे हैं वो भी जा रहा है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा उसके अंदर, बच्चे के अंदर। तो उसको लंग की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। इसीलिए बच्चे के अंदर लंग्स जो है वो कोलैप्स रहता है। जब ये वोम में रहता है उसका लंग्स बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रहता है, बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं रहता है। उसकी कैपिलरीज क्लोज रहती है, उसकी कैपिलरीज क्लोज रहती है। ये जितनी भी कैपिलरीज जो लंग्स के अंदर है, सारी कैपिलरीज बंद रहती है। जैसे ही वो पहली बार बाहर आता है ना, अचानक से उसकी कैपिलरीज खुल जाती है सारी, और वो सबसे पहले सांस लेता है ऐसा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप आगे आगे जाओगे, आप आगे आगे एमबीबीएस पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ते जाएगा, सीखने का और मन करेगा, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ऐसे ही बता रहा था, एक्स्ट्रा कुछ लेना देना नहीं इतना ज़्यादा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो पूरा गेम जो भी है, तो मैं आपको बता रहा था एक्सचेंज कहाँ पर होता है। एक तो लंग के अंदर होगा, लंग्स के अंदर एल्वेलाई है, एल्वेलाई के आजू-बाजू बहुत सारी कैपिलरीज़ है। हमारा जो भी हमने ऑक्सीजन लिया वो एल्वेलाई पहुँचा, एल्वेलाई से वो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर, तो वहाँ एक एक्सचेंज होगा, वहाँ एक्सचेंज होगा। एल्वेओलाई से ब्लड में कौन जाएगा? ऑक्सीजन, और ब्लड से एल्वेओलाई में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एल्वेओलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वो हम एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो ये पहला एक्सचेंज हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन जो है वो जा चुका है ब्लड के अंदर, वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करेगा और फाइनली किधर पहुंचेगा? टिश्यूज के पास। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट किसको है? टिश्यूज को। टिश्यूज किससे बने हुए? सेल से। तो वहां पर भी तो एक्सचेंज होना जरूरी है। तो जो टिश्यूज ने इसके पहले जो भी रिएक्शन किया होगा, जो अभी मैंने लिखा था आपके स्क्रीन पे, टिश्यूज ने इसके पहले ये रिएक्शन किया होगा। उसके पहले उसके पास ग्लूकोज आया होगा, ऑक्सीजन आया होगा, उसकी मदद से उसने कुछ रिएक्शन किया होगा और रिएक्शन करने के बाद उसने एटीपी जनरेट किया होगा। पर आपने देखा एटीपी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी जनरेट हो रहा था। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वो किधर डाल देगा? ब्लड के अंदर। और ब्लड उसको क्या दे देगा वापस? फ्रेश नया ऑक्सीजन। नए ऑक्सीजन की मदद से वो वापस रिएक्शन करेगा, उससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा, वापस वो ब्लड को देगा, ब्लड वापस उसको ऑक्सीजन देगा। तो इस तरह से 2 जगह एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एक होता है एल्वियोलाई के लेवल पर, दूसरा होता है टिश्यू लेवल पर। समझा मैंने क्या बोला? बाप रे, सूख तो नहीं रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई द प्राइमरी साइट, ये कितनी बार क्वेश्चन है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज कौन है, एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, मैंने आपको बता दिया ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी एक्सचेंज होगा। कौन एक्सचेंज होता है एक्चुअली, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सचेंज होता है बट कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का आपको मतलब पता ही है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है। किसका, या तो प्रेशर का होगा या कॉन्सेंट्रेशन का, दोनों ही बोल सकते हैं, सही है। प्रेशर भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन कैसे, देखो यहाँ ध्यान दो, हाइपोथेटिकल है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया वो एल्वियोला है, हालांकि एल्वियोला ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ ऐसी हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना, बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो यहाँ बहुत सारा ऑक्सीजन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा, एल्वियोलाई के अंदर। पर आपको पता है ऑक्सीजन एक गैस है, तो गैस हमेशा किस में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किधर ज्यादा है, या ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ ज्यादा है, वो भी एल्वियोलाई में। जबकि कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम, कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। वहां किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो आप मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ इन दोनों के बीच में देयर इज अ प्रेशर एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कहाँ ज्यादा है, एल्वियोलाई में। इसीलिए ऑक्सीजन किधर जाएगा, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है या प्रेशर किधर ज्यादा है, ब्लड वेसल में, तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझा। ओके, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई पूछे, आपको कोई पूछे क्या ये जो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है या बिना एनर्जी के यूज होता है, अच्छा पता है आपको, जहां पर भी एनर्जी लगती है उस, प्लीज इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, बताओ। वो प्रोसेस जहां पर एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एनर्जी लगती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल, कभी लोकल ट्रेन में चढ़े हो, पी कार्स में, अब तो वैसे तो स्कूल जाते थे, तो कॉलेज तो कभी अभी तक गए नहीं हो, तो फिर भी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो यही होगा लाइफ में। पी कार्स में लोकल ट्रेन में अंदर चढ़े चढ़े हो तो वहां पे एनर्जी लगती है या नहीं लगती है, वहां रिक्वायर्ड है ना एनर्जी। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस, दैट इज नोन एज एक्टिव। एक्टिव प्रोसेस कभी मत भूलना, ये सब बेसिक है, एक्टिव प्रोसेस। तो जहाँ एनर्जी नहीं लगती वहां उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंग्लिश का ही है ये तो, इंग्लिश के अंदर ग्रामर में यूज होता है एक्टिव। दूसरा क्या है फिर, दूसरा क्या था, ग्रामर में पढ़ते थे ना, वॉइस, परफेक्ट, है ना, ये एकदम सिंपल। तो जहाँ एनर्जी लगती है, नॉट इनएक्टिव। इंग्लिश में क्या पढ़ते थे आप, एक्टिव एंड डैश वॉइस। दिशिया आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्टिव एंड डैश वॉइस, पैसिव, है ना, पैसिव वॉइस, है ना। तो वही, तो सिंपल है, कभी मत भूलना, ये अगेन बेसिक एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, हर वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी लगती है एक्टिव प्रोसेस,
हर वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, दैट इज नोन एज पैसिव प्रोसेस, दैट इज नोन एज पैसिव प्रोसेस। तो आप मुझे बताओ, ये जो अभी एक्सचेंज हुआ, ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस? जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस? ओके, ठीक है, दो आंसर आए, कोई बात नहीं, ये पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पर कहीं पे वर्ड आपने देखा, एनर्जी लग रही है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और आप ही लॉजिक लगाओ, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट था। जब कभी भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है ना, जब कभी भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, हमेशा ध्यान में रखना, जब कभी भी वो लोग वर्ड यूज करें सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इज ऑलवेज अ पैसिव प्रोसेस। जब कभी भी किधर भी ग्रेडियंट होता है ना, तो ग्रेडियंट के थ्रू ऑटोमेटिकली इधर से उधर एक्सचेंज हो सकता है, किसका? गैसेस का। जैसे फॉर एग्जांपल परफ्यूम देख लो, आपने परफ्यूम को स्प्रे किया एक जगह पर, तो कोई उस कॉर्नर पर बैठा होगा ना, तो उसको थोड़ी देर बाद वहां पे स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। कैसे हुआ है? कैसे हुआ? डिफ्यूज हुआ, ये जगह से वो जगह पर गया। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने स्प्रे किया वहां प्रेशर ज्यादा था, जहां वो सामने वाला बंदा बैठा है वहां प्रेशर कम था, और प्रेशर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ से वो वहां पे जाएगा विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी। या फिर सिंपल रूल याद रखो, सिंपल डिफ्यूजन हमेशा हमेशा पैसिव प्रोसेस होता है। यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट है। अगर ग्रेडियंट नहीं होता और जबरदस्ती अगर आप गैस को यहाँ से भेज रहे हो, देखो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर रहा है। जब कभी भी कोई चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू हाई लो कॉन्सेंट्रेशन जा रही है, या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, हमेशा पैसिव होता है। अगर आप रिवर्स करवाने की कोशिश कर रहे हो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर भेजने की कोशिश कर रहे हो, या लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन भेजने की कोशिश कर रहे हो, वो हमेशा एक्टिव होता है। तो इन दो जो मैंने अभी बोले उन सेंटेंस को हमेशा याद रखना, और ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, सब जगह वैलिड है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब है कोई लेक्चर वेक्चर है क्या आप लोगों का, किसी का? और हो तो भी बता के जाया करो यार, ऐसे ही चले जाते हैं, लगी है यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट अच्छा नहीं है ये। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पैसिव प्रोसेस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between the blood and the tissues. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. इसके अलावा एक और चीज है जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज solubility. Solubility of gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion were also some important factors that can affect the rate of diffusion. अभी इस बार यहाँ पर rate of diffusion की बात कर रहे हैं, rate यानी स्पीड, किस स्पीड से ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने वाला है, यहाँ से यहाँ मतलब एल्वियोलाई से ब्लड में, और किस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जाएगा। स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पीड या वेलोसिटी, दैट इज रेट। अभी स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? लॉजिक लगाओ, किस पे डिपेंड करनी चाहिए? आप लॉजिक लगाओ, किस पे डिपेंड करनी चाहिए? थिकनेस पे, है ना? बहुत आसान है कि ये एल्वियोलाई जो मैंने अभी ब्लैक में ड्रॉ किया, ये ब्लड वेसल है, तो ये दोनों के बीच में समझो ये थिकनेस है। अगर ये थिकनेस ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, तो मुझे बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा या स्लो होगा? अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो और फास्ट? चलो ठीक है, एक आंसर तो आया। हाँ, स्लो होगी, बहुत लॉजिकल है ना? अगर थिक होगा, काफी थिक होगा, अगर ये जो बीच में थिकनेस है,
समझो ये गैस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, गैस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है और बीच में इतना बड़ा बैरियर हो, ये काफी थिक है, तो ऑब्वियसली स्लो होगा ना, फास्ट कैसे जा सकता है वो, बहुत थिक है, थिक है तो स्लो होगा, है ना। तो एक तो थिकनेस पे डिपेंड करेगा, दूसरा सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। अगर सोल्यूबल होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा तो फटाक से वो चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। ये आप डायरेक्ट याद रखो अगर नहीं भी समझते हैं तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो सॉल्युबिलिटी और दूसरा थिकनेस। ठीक है, क्या चीज किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन दो चीजों पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इसके बीच में ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा सिगरेट पीते हैं ना जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, तो एक्चुअली एल्वियोलाई ऐसा होता है, ये एल्वियोलाई का शेप है, ठीक है, और ये कैपिलरी है। ज्यादा सिगरेट पीते हैं या कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ भी उनके लंग्स में कोई भी इंजरी है, तो पता है क्या होता है, ये जो थिकनेस है ना, ये बढ़ जाता है, ये थिकनेस है ना, ये बढ़ जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है। अब आप सोचो अगर थिकनेस बढ़ेगा तो जो एयर का जाने का कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम। एयर की कैपेसिटी कम हो जाएगी जाने की, तो वो किससे मेजर की जा सकती है, किससे मेजर की जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ स्पाइरोमीटर। तो डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है और वो मुझे वो अगर बोल रहा है कि उसको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है, बोल रहा है कि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा डॉक्टर को लगा कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्पायरोमेट्री से चेक करके पता कर सकता है कि उसका लंग कितना फंक्शन कर रहा है परफेक्टली। सिगरेट या कोई फॉर्म ऑफ स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन, सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में यहाँ पे पानी भर जाता है एल्वियोलाई के अंदर ऐसे। अब आप सोचो पानी भर गया, कैसे जाएगा यार अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा कैसे, जितना आसानी से जा सकता था क्या उतना आसानी से जा पाएगा, नहीं। उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, निमोनिया क्यों होता है, ये इस तरह से। अब ये क्यों होता है इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है, बट आपको इतना समझा सकता हूँ, कोरोना की वजह से निमोनिया होता है इफ इम्यूनिटी इज वेरी लो। अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, उसके अंदर निमोनिया हो सकता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन। डिपेंड करता है कितनी सिवियरिटी से हो रहा है निमोनिया। अगर बहुत सारे एल्वियोलाइज इन्वॉल्व हो गए तो ऑक्सीजन जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एटीपी बनेगा नहीं, एटीपी नहीं बनेगा इंसान मरेगा ही ना। तो डिपेंड करता है कि कितना पार्ट इन्वॉल्व है निमोनिया में, उस पर डिपेंड करता है सिवियरिटी। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये थिकनेस पर डिपेंड करता है, और ये थिकनेस कम ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ सम बोल सकते हो आप लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ सम लाइफस्टाइल वही सिगरेट स्मोकिंग इज अ टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बोल सकते हैं। अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। मेरे से समझाने का इतना मतलब था, तो आप इसमें कुछ वर्ड अंडरलाइन कर सकते हो, तो वो ये है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस। सॉल्युबिलिटी और थिकनेस पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, थिकनेस ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी, थिकनेस ज्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो मैं यहाँ पर देखो कुछ लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion is directly proportional to solubility, शॉर्ट में लिखा मैंने, जगह नहीं है मेरे पास, अपॉन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, शॉर्ट में लिखा मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सॉल्युबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। समझ में आया ये इक्वेशन? चलो अच्छी बात है, ऐसे ही रिप्लाई करो ना यार, बीच बीच में रिप्लाई क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता। तो चलो, और पता है रिप्लाई नहीं करने से क्या होता है पता है, टीचर को ऐसा लगता है कि यार वो इतना मेहनत कर रहा क्यों कर, फिर वो लिटरली ऐसी फीलिंग आती है। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा आपको समझा रहा है, मैं आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत लेना उल्टा,
मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे ना तो टीचर को ऐसा लगेगा कि मैं इतना एफर्ट क्यों लूँ सर, बुक में जितना दिया उतना बढ़ा के छोड़ देते हैं, फिर वो मन नहीं करता उतना। इसलिए प्लीज, हाँ अगर आपको नहीं सब्जेक्ट जम रहा है तो ठीक है, मुझे बताओ कि अगर नहीं जम रहा है सब्जेक्ट तो फिर मैं समझ सकता हूँ, पर जो लोग एटलीस्ट रिप्लाई करते हैं ना, उनसे एक्सपेक्टेशन रहता है, उनका रिप्लाई आना चाहिए, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। ठीक है, यहाँ मैं एथिक्स सिखाने तो नहीं बैठा हूँ वैसे तो आपको, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे ही चले गए, ये भी तो गलत है। कोई दूसरा टीचर रहेगा उनको बेकार लगेगा ना, 14 हो गए, 17 थे, इसके पहले 20 थे, 6 लोग कहाँ गए 6 लोग अचानक से बिना बोले, तो जाना ही नहीं चाहिए उनको। आई थिंक बोलोगे तो मना थोड़ी करने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, आपको पता है, ये तो मैंने केमिस्ट्री में ही बताया कि जब कभी भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, एक कंटेनर, उसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो मैंने आपको सिखाया था ना, जब कभी भी एक गैसेस होता है, कोई भी एक गैस है और वो कंटेनर है, समझो ये कभी भी लेक्चर रुक सकता है, जैसे ही लेक्चर रुकेगा तो वापस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, मतलब मैंने आपको हमेशा बोला ये रूल है, वापस ज्वाइन मत करो टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, समझो अगर यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस, ये जो ऊपर ढक्कन लगाया मैंने कंटेनर के ऊपर, प्रेशर, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट, वही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। बट अगर समझो यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, और अभी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेशर लगा था, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन? नहीं। क्यों? क्योंकि उस ढक्कन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, क्या भरोसा कि आप कैसे बोल सकते हो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा रहा है? हो सकता है वो ऑक्सीजन भी लगा रहा हो सकता है वो नाइट्रोजन भी लगा रहा हो, सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। एक से ज्यादा गैसेस होते हैं, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉट एवर द गैस दैट इज गिवन, है ना। पर अगर सेम, अगर एक ही गैस है तो हम सीधा ऐसे बोलते हैं प्रेशर। क्लियर है? तो बहुत सारे गैस में एक पर्टिकुलर गैस का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। बहुत सारे गैसेस में, सॉरी, बहुत सारे गैसेस में से किसी भी गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई डाउट? ठीक है, ओके, देखो लिखा क्या लिखा है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैंने भी आपको ये बताया। और पार्शियल प्रेशर कैसे डिनोट किया जाता है? बाय अ स्मॉल पी। अगर ऐसा लिखा है मैंने कहीं पे, PO2, इसको कैसे पढ़ोगे आप? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो लोग बार बार पूरा लिखने वाले नहीं है पार्शियल प्रेशर, सिर्फ ऐसे लिखेंगे PO2। आजकल इनफैक्ट ये मेजर किया जाता है, आप बहुत फेमस चल रहा है, अगर आपको पता होगा तो पल्स ऑक्सीमीटर, पता है ना पल्स ऑक्सीमीटर? पता ही होगा, अभी तो सबको पता है, बीइंग अ नॉन मेडिको भी सबको पता है आजकल पल्स ऑक्सीमीटर। पता है पल्स ऑक्सीमीटर? आजकल बहुत फेमस चल रहा है वो। पता है, हाथ पे लगाते हो, इसके अंदर हार्ट बीट दिखाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। कोविड, आज अभी कोरोना चल रहा है तो आजकल बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। इससे ये चेक किया जाता है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारे ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन है, इससे पता चलता है। जैसे वो हाथ पे लगाते हैं, वो कुछ वेव्स हमारे ब्लड के अंदर सेंड करता है, उस वेव्स की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना सैचुरेशन चल रहा है। अगर वो सैचुरेशन 96 के बिलो है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। नॉर्मली 98 99 के आसपास होता है। तो वो क्या चेक करता है एक्चुअली, ये तो चेक करता है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो कभी भी किसी के आगे स्मॉल p लिखा है तो वो पार्शियल प्रेशर डिनोट करता है। तो उन्होंने भी वही लिखा है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दिस गिवन गैसेस ऑफ द of these two gases in the atmospheric air, the atmospheric air at the two sides of diffusion are given in the table and in the figure 17.3.
The data given in the table clearly indicates as a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. देखो अभी मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या बोला था कि एयर जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाला है, एल्वियोलाई से ब्लड में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एल्वियोलाई के अंदर पूरा का पूरा सिर्फ ऑक्सीजन ही है, ऐसा नहीं है। एल्वियोलाई के अंदर जब आप जब एयर अंदर ले रहे हो, आप जब इंस्पायर कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है सारा का सारा सिर्फ ऑक्सीजन ही है? नहीं, है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा। आप एयर जो आसपास है एनवायरनमेंट में, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है, नाइट्रोजन भी इनफैक्ट, है ना। तो आप जब एयर को अंदर ले रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, तो एल्वियोलाई के अंदर जो जाएगा उसके अंदर प्योरली ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। और जो ब्लड है, उसके बाजू में ब्लड था जिसके साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा था, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। तो जो ब्लड है, मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, वहां पर मैंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया था। आपको क्या लगता है वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा? नहीं, वहां पर भी ऑक्सीजन होगा, वहां पर भी ऑक्सीजन होगा। तो फिर कैसे एक्सचेंज हो रहा है? डिफरेंस है प्रेशर का, दोनों साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। एल्वियोलाई में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ब्लड में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसका, वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। वही ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए तो एक्सचेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, ध्यान से इस टेबल को देखो, इस टेबल से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस, कोई अगर आपको पूछा रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर कौन से दो गैसेस इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर बाहर, बाहर देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159 mm of Hg। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3, इतना ही होता है। ठीक है, बहुत कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी देखो एल्वियोलाई में, यही है, एल्वियोलाई में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? यही जब ऑक्सीजन आपने ब्रीथ इन किया, जब वो एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा, तो पहुंचते पहुंचते उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, हो जाता है? देखो 104 एल्वियोलाई के अंदर 104 होता है ऑक्सीजन। ये वैल्यूज भी याद रखनी, कभी कभी ये वैल्यूज आ जाती है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूज याद करनी है, ऐसी लाइटली मत लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है एल्वियोलाई के अंदर? 40। कैसे हुआ वो सब आपको अभी लेना देना नहीं है, आप सिर्फ याद करना और कंसेप्ट देखो। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104, वही देखो उसके बाजू में ब्लड था। अब देखो, और वो जो ब्लड था बाजू में, एल्वियोलाई के बाजू में, वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ऑब्वियसली वो एल्वियोलाई के पास आया है तो डीऑक्सीजनेटेड ही होगा। डीऑक्सीजनेटेड, एल्वियोलाई के पास जो भी ब्लड होता है एल्वियोलाई के बाजू में, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। इसीलिए देखो वो जो ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40। एल्वियोलाई में कितना है? 104। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कहां से कहां जाने वाला है? एल्वियोलाई से ब्लड में, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा ही, एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर 104 है पार्शियल प्रेशर और ब्लड के अंदर 40 है। वही कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड देखो ब्लड के अंदर कितना है? 45। ब्लड के अंदर कितना है? 45। एल्वियोलाई के अंदर कितना है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगा? ब्लड से एल्वियोलाई। समझा? क्योंकि लेक्चर कभी भी रुक सकता है, इसलिए बोल